बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन की। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के ऊपर बात की है। इंटीग्रेशन जिसे हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है या उसका रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में फंक्शन गिवन होता है, हम उसका रेट ऑफ चेंज या उसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है तो हम वो फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन का नाम दिया है। तो जितनी टेक्निक्स यानी जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है उसकी मदद से हम कुछ बेसिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स तो मालूम कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल मालूम कर सकते हैं, कॉस एक्स का, ई पावर एक्स का, एल एन एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इस तरह के कुछ बेसिक जो फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स तो बाय डेफिनेशन हम मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रल मालूम करना है या इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है, तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो डेफिनेटली माइनस कॉस एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी इसका आंसर है। इसी तरह अगर हमने ई पावर एक्स का इंटीग्रल मालूम करना है, तो इसका मतलब यह है कि ई पावर एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये ई पावर एक्स का ही डेरिवेटिव है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस सी होगा। इसी तरह जितने भी जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स हम इजीली मालूम कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। लेकिन जब फंक्शंस कंपोजिट की फॉर्म में हो, यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, दो फंक्शंस का कोशेंट हो, सम हो, या स्केलर मल्टीपल हो, या कंपोजिशन हो फंक्शंस की दो या दो से ज्यादा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो इस तरह के फंक्शंस के फिर इंटीग्रल या इनके एंटी डेरिवेटिव्स कैसे मालूम करें। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स और टेक्निक्स हैं, हम उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं। कुछ रूल्स ऑफ एंटी डिफरेंशिएशन या रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं। तो इसका पहला रूल जो है वो ये है कि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल प्लस सी होगा। ये सी तो हर इंटीग्रल के साथ लिखा जाएगा, उसका इसकी रीजन भी हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो एक यूनिक फंक्शन नहीं होगा, बल्कि इस तरह के हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे। और लेकिन उन इनफाइनाइट फंक्शंस को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि फंक्शन प्लस एनी कांस्टेंट, क्योंकि वो आपस में डिफर करेंगे जस्ट एक कांस्टेंट, यानी उन जो इनफाइनाइट इंटीग्रल्स होंगे या एंटी डेरिवेटिव्स होंगे वो आपस में सिर्फ एक कांस्टेंट ही उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट का ही होगा। तो इसलिए हम जो है जो एंटी डेरिवेटिव है उसके साथ हम एक कांस्टेंट लिखते हैं प्लस सी। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल प्लस सी होगा, यानी 2 का इंटीग्रल 2x प्लस सी होगा, 3 का इंटीग्रल 3x प्लस सी होगा, 10 का इंटीग्रल 10x प्लस सी होगा, एंड सो ऑन। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। सेकंड रूल है पावर रूल। पावर रूल, एक पावर रूल हम डेरिवेटिव्स में भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन में भी, कि अगर x पावर n का डेरिवेटिव हो तो वो n x पावर n माइनस 1 होता है। तो ये हमने डेरिवेटिव में रूल पढ़ा है। इंटीग्रेशन के लिए भी एक रूल है, वो ये है कि x पावर n का जो इंटीग्रल होगा वो x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 के बराबर होगा। यानी डेरिवेटिव में क्या होता था कि एक्सपोनेंट जो है वो कोफिशिएंट बनता है और एक्सपोनेंट से 1 रिड्यूस होता है, लेकिन इंटीग्रल में क्या होगा, एक्सपोनेंट से 1 रिड्यूस नहीं होगा बल्कि एक्सपोनेंट में 1 ऐड होगा और वही एक्सपोनेंट उसका कोशेंट भी बनेगा, यानी उसी एक्सपोनेंट से आपने डिवाइड भी करना है। बाकी प्लस सी तो हर किसी के साथ लिखा जाएगा। तो x पावर n का जो इंटीग्रल होगा वो x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होगा, यानी x पावर 2 का इंटीग्रल x पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी x क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा। इसी तरह x4 का इंटीग्रल x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 यानी x5 ओवर 5 होगा। इसी तरह बाकी सब के लिए भी। नेचुरल लॉगरिथम का रूल क्या है, ये तो बेसिक, ये तो डेफिनेशन है। 1 ओवर x का इंटीग्रल जो होगा वो हमेशा ln x होगा, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि 1 ओवर x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो ln x का डेरिवेटिव है। एक्सपोनेंशियल रूल भी बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन एक्सपोनेंशियल अगर बेसिक रूल हो यानी e पावर x हो तो वो तो हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन e पावर ax हो तो ये हमने उसके लिए भी बताया है कि e पावर ax हो, जैसे e पावर 2x, e पावर 3x, e पावर 4x, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, e पावर ax डिवाइड बाई a होगा, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने डिवाइड में भी लिखना है। कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहले x पावर 7 का इंटीग्रल, तो x पावर n का के लिए रूल हम डिफाइन कर चुके हैं, x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1
जो कि x पावर 7 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 होगा, यानी x पावर 8 ओवर 8 होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हर इंटीग्रल के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह x पावर 99 पावर रूल अप्लाई करें, x पावर 99 प्लस 1 99 प्लस 1, तो ये x पावर 100 ओवर 100 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह x रेडिकल x है तो रेडिकल का मतलब है x पावर 1 ओवर 2, ये देखें x पावर 1 ओवर 2, फिर उस आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये 1 ओवर 2 प्लस 1 और 1 ओवर 2 प्लस 1, फिर ये 3/2 और ये 3/2, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाएं, मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो ये 2/3 हो जाएगा। इसी तरह 1 ओवर x क्यूब है तो x क्यूब को हम ऊपर लेके जाएं तो x पावर -3 होगा, इस पर हम पावर रूल अप्लाई करें तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा। इसी तरह e पावर 4x, तो हमने जो लास्ट रूल पढ़ा है e पावर ax के लिए, तो वो रूल ये था कि e पावर ax ओवर a, तो यहाँ पे a की जगह 4 है तो ये e पावर 4x ओवर 4 होगा प्लस c। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, तो जो अभी तक जो हम इंटीग्रल्स जिन इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब ये है कि किसी फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव्स मालूम करें किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, और अगर इंटरवल यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो वो इंटीग्रल फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। अगर यहाँ पे इसके लिमिट्स कहें या इंटरवल कहें या लिमिट्स कहें, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहें या इंटरवल ऑफ एंटी डिफरेंशिएशन कहें, अगर वो मेंशन है तो फिर ऐसी सूरत में जो इंटीग्रेशन होगी वो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी और वो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। अगर ये लिमिट्स मेंशन नहीं है, जो कि अभी तक हमने किसी लिमिट की बात नहीं की है, तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल्स हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो एक थ्योरम है, वही थ्योरम क्या है कि suppose that f of x and g of x are antiderivatives of small f of x and small g of x respectively, and that c is a constant, then a constant factor can be moved through an integral sign, that is, ये तो बहुत सिंपल है कि किसी हम सिंपल वर्ड्स में हम इसको यूं बयान कर सकते हैं कि किसी फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीपल का जो इंटीग्रल होगा वो उस फंक्शन के इंटीग्रल के कांस्टेंट मल्टीपल के बराबर होगा। यानी इस c को हम इंटीग्रल से बाहर लिख दें, f ऑफ x का हम इंटीग्रल मालूम करें और c बाद में मल्टीप्लाई करें। क्योंकि हम ऊपर ये सपोज कर चुके हैं कि f ऑफ x का जो इंटीग्रल है वो कैपिटल f ऑफ x है, तो ये जो कैपिटल f ऑफ x हमने लिखा है वो स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रल असल में लिखा है। तो इस प्रॉपर्टी का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीपल में है तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रल से हम बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रल सिर्फ स्मॉल यानी फंक्शन पे ही अप्लाई होगा, उसके मल्टीपल पे अप्लाई नहीं होगा। कांस्टेंट मल्टीपल पे कांस्टेंट को हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को समझना हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि यही प्रॉपर्टी हमने डेरिवेटिव्स के लिए भी पढ़ी है, यही प्रॉपर्टी हमने लिमिट्स के लिए भी पढ़ी है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, वो ये कि दो फंक्शंस हैं, उनके सम का इंटीग्रल उनके इंटीग्रल्स के सम के बराबर होगा। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, उनके सम का जो इंटीग्रल है वो उनके इंडिविजुअल इंटीग्रल्स के सम के बराबर होगा। यानी लिमिट इंटीग्रल जो है वो दोनों के साथ हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी हम डेरिवेटिव्स के लिए भी पढ़ चुके हैं और लिमिट्स के लिए भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है कि दो फंक्शंस के डिफरेंस का इंटीग्रल उनके इंटीग्रल्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हम डेरिवेटिव्स और लिमिट्स दोनों के लिए पढ़ चुके हैं। तो ये असल में ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं यही प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव्स के लिए भी हैं, यही प्रॉपर्टीज जो है वो लिमिट्स के लिए भी हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो इनको समझना मुश्किल नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो एक हमारे पास फंक्शन है 3x6 - 2x² + 7x + 1 dx, यानी इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। तो जो प्रॉपर्टीज प्रीवियस हमने पढ़ी हैं वो सम और डिफरेंस के लिए पढ़ी हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 फंक्शंस जो हैं, 4 टर्म्स हैं असल में, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फिर ये दोनों ऐड हो रही हैं, ये दोनों भी ऐड हो रही हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी में बताया है कि फंक्शंस चाहे आपस में ऐड हों या सब्ट्रैक्ट, इंटीग्रल को हम इंडिविजुअली ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल 3x6 के ऊपर अलग लेंगे, 2x² के ऊपर अलग, 7x के ऊपर अलग, 1 के ऊपर अलग। फिर लेने के बाद जब हम इंटीग्रल 3x² के ऊपर लेंगे तो ये देखें 3x6 के ऊपर हम लेंगे तो x पावर 6, तो ये एक फंक्शन है, 3 इसका कांस्टेंट मल्टीपल है। तो कांस्टेंट मल्टीपल के लिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी ए पार्ट, इसमें हमने ये पढ़ा है कि फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीपल जो है का इंटीग्रल फंक्शन के इंटीग्रल के कांस्टेंट मल्टीपल के बराबर है। यानी c जो है इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3x6 में से 3 को हम इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे और x पावर 6 के ऊपर हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। यही काम हम इस टर्म के साथ भी करेंगे, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। तो ये हमारे पास वही, इनको हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज। ये जो 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं प्रीवियस स्लाइड में, वो लीनियर प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लीनियरिटी हम इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रल जो है वो हर टर्म के साथ सेपरेट लिखा जाएगा, जो कि हमने लिख दिया। इसके बाद आप देखें, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें। x पावर n का फार्मूला x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 यानी x पावर 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 यानी 7। तो ये देखें x पावर 7 ओवर 7 और ये 3 इसका कांस्टेंट मल्टीपल। यही काम x पावर 2 के साथ करें तो ये x पावर 3 ओवर 3 हो जाएगा। ये देखें x पावर 3 ओवर 3 और ये 2 इसका मल्टीपल। x पावर यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 यानी x पावर 2 ओवर 2। ये देखें x पावर 2 ओवर 2 और ये 7 इसका मल्टीपल। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल प्लस 1 यानी 1x प्लस c होगा। तो ये 1x और c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसी तरह ये एक फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम इसको ब्रेकअप करते हैं, टी स्क्वायर ओवर टी फोर माइनस 2t4 ओवर t4। तो ये बन जाता है 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस 2। इंटीग्रल दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करें, या इससे पहले टी स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएं तो ये टी पावर माइनस 2 होगा और ये माइनस 2। अब इंटीग्रल इन दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल टी पावर माइनस 2 dt माइनस इंटीग्रल 2 dt। तो टी पावर माइनस 2 के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1। अब माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1, और वही माइनस 1 उसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। इसी तरह माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल। कांस्टेंट 2 है और वेरिएबल t है तो ये होगा 2t, ये लिख दिया हमने 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस यहाँ लिखा जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। टी पावर माइनस 1 है, इसको नीचे ले आए तो 1 ओवर टी हो जाएगा माइनस 2t प्लस c। यही काम जो है हम इस फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रूल्स हैं। दो और हमारे पास फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस चूंकि ये एक रैशनल फंक्शन है तो इसको पहले हमने डिवाइड किया है सिंप्लीफाई करने की खातिर। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे डिवाइड करें सिंपल। वैसे तो यहाँ ये क्या है कि प्लस 1 ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है, फिर ब्रेक किया है इसको, लेकिन हम ऐसा नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे डिवाइड करें, सिंपल डिवीजन। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रल 1 के साथ अलग लेंगे और इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ अलग लेंगे। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल यानी इसका एंटी डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये है tan x का, सॉरी tan इनवर्स x का। यानी हमने डेरिवेटिव्स में ये पढ़ा था कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो tan इनवर्स x होगा, यानी ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स x होगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह ये फंक्शन है cos x ओवर sin स्क्वायर x dx। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, cos x लिख दिया हमने, sin x के चूंकि दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर अलग कर दिया, दूसरे फैक्टर को हमने cos के नीचे ही लिख दिया। तो 1 ओवर sin x जो होगा वो कोसिकेंड x है और cos x ओवर sin x जो है वो कोटेंजेंट x है। अब हमने ये डेरिवेटिव्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं उनमें ये पढ़ा कि कोसिकेंड x कॉट x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हमें पता है कि कोसिकेंड x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकेंड x कॉट x होता है। तो माइनस कोसिकेंड x का डेरिवेटिव प्लस कोसिकेंड x कॉट x होगा। तो कोसिकेंड x कॉट x जो है वो माइनस कोसिकेंड x का डेरिवेटिव है। तो कोसिकेंड कॉट x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो डेफिनेटली माइनस कोसिकेंड x होगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।